अगर किसी ने सिर्फ 10 साल की नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान किया हो तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। ये जाहिर सी बात है। जाहिर है ज्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी चलाती है, जो भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनकी सर्विस अवधि और सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। EPS को 16 नवंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मुहैया कराना है। पेंशन पाने के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड 10 साल का होना चाहिए। यानी अगर आप EPF मेंबर हैं और आपने 10 साल की नौकरी की है तो इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के योग्य हो जाते हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन 1000, अधिकतम मासिक पेंशन 7500। EPS पेंशन पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जैसे EPS पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होती है। इसके अलावा इस स्कीम का फायदा कर्मचारी को 58 साल की उम्र के बाद ही मिलता है। कर्मचारी को EPFO का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान EPS स्कीम में लगातार योगदान यानी कंट्रीब्यूट किया हो। EPF मेंबर अपनी बेसिक सैलरी का 12% हर महीने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी भी उनके PF अकाउंट में उतना ही योगदान करती है। कंपनी के योगदान यानी कंट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 8.33% एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में। ये जो कंपनी योगदान करती है उसका है। साल 2014 से केंद्र सरकार ने EPS 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह रखा है। हालांकि लंबे वक्त से न्यूनतम पेंशन को प्रति माह 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। अगर कोई कर्मचारी 10 सालों तक काम करता है तो वह कितनी पेंशन पाने की उम्मीद कर सकता है, आइए जानते हैं आगे। तो मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मंथली पेंशन पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस, और इसको 70 से डिवाइड कर दीजिए। आपके आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत क्या है, सर्विस के दौरान जितने साल EPS में योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की पेंशन सैलरी 15,000 रुपए है, उसका बेसिक 15,000 रुपए है और पेंशनेबल सर्विस केवल 10 साल है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी 15,000 गुणे 10 बटे 70, 2143 रुपए। यानी अगर किसी ने सिर्फ 10 साल ही नौकरी की हो और हर साल प्रोविडेंट फंड में योगदान दिया हो तो वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार है। जाहिर है ज्यादा सालों तक नौकरी के जरिए पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें इस पेंशन का बेनिफिट 58 साल की उम्र पूरी हो जाने पर मिलता है। अर्ली पेंशन, आमतौर पर EPFO 58 साल की उम्र में ही पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन पाने की शर्तें पूरी करता है और 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो 50 साल की उम्र के बाद भी वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। लेकिन अर्ली पेंशन में EPFO मेंबर्स को पेंशन घटाकर दी जाती है। अगर किसी EPF मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है और EPFO मृत सदस्य के पार्टनर को हर महीने विधवा पेंशन देती है। बाल पेंशन, मृत सदस्य के बच्चों के लिए यह पेंशन होती है। EPS 95 के तहत मृत सदस्य के 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इस तरीके से आप पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी केंद्र सरकार मिनिमम 7500 रुपये पेंशन करने जा रही है, जिसमें से हर किसी को 7500 रुपये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।